हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक कुमार सारस और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड बेस सॉल्ट का लेक्चर नंबर कौन सा 9। तो हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्ट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था और एक इम्पॉर्टेंट सॉल्ट था सोडियम क्लोराइड, वो भी पढ़ लिया था। आज का भी लेक्चर हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब अभी तक के इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स में से एक लेक्चर है आज का, जिसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे वो सारे केमिकल्स जो सोडियम क्लोराइड से फॉर्म होते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड से कौन कौन से केमिकल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, आज हम उन्हीं के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा जो केमिकल आएगा वो होगा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हम लोगों ने खूब सुना है। स्ट्रॉन्ग बेस होता है, NaOH इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये कैसे NaCl से प्रोड्यूस किया जाता है हम लोग ये पढ़ेंगे। और यही प्रोसेस से इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करना होता है तो हम लोग NaCl से ही प्रोड्यूस करते हैं, सोडियम क्लोराइड से ही प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो इसीलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं क्या लिखा है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे इसकी, समझते हैं। ठीक है ना? तो लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली। तो हमने बताया था, ये आपको पता ही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसको स्ट्रॉन्ग एल्कली इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कली बोलते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एल्कली भी है। ठीक है ना? पक्का? इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला बात नहीं है। ठीक है, इट इज़ कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा। तो ये जो कॉस्टिक सोडा इसका नाम है, ये कॉस्टिक सोडा इसका कॉमन नाम है। क्या नाम है इसका? कॉमन नाम है। जैसे क्विक लाइम वाटर, तो इसका नाम होता है कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो NaOH का नाम कॉस्टिक सोडा होता है, MgOH का होल ट्वाइस। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अरे यार फंबल मार रहा हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या नाम होता था? अरे सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम है कॉस्टिक सोडा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम होता था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड की तरह यूज करते हैं इसको। जब एसिडिटी हो जाती तो हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी खाने में ले सकते हैं। ठीक है, तो कास्टिक सोडा इसका कॉमन नेम है। तो वही लिखा है कास्टिक सोडा। इसको हम लोग कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। ऑन लार्ज स्केल इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाई क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो जो लार्ज स्केल मतलब समझ रहे हो? लार्ज स्केल मतलब जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंडस्ट्री में जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। और यही इंडस्ट्री में अपनाया जाता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना कि प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रोसेस से होता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस से होता है। इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। ठीक है, फिर देखते हैं। इन दिस प्रोसेस द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन किसको बोलते हैं? अभी हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा था, तो हमने बोला था सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को हम लोग ब्राइन भी बोलते हैं। ब्राइन जो भी हो। ठीक है, तो ये भी उसका कॉमन नेम है, ब्राइन बेसिकली तो सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसको ब्राइन बोलते हैं। इज डन, तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं? जो सोडियम जो क्लोराइड होता है उसका एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन किससे कहते हैं? जब हम लोग किसी रिएक्शन का ब्रेक करते हैं, किस मेथड से? इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से। समझे? अब ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कैसे होता है? हमें पता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए एक कंटेनर होगा, एनोड होगा, कैथोड होगा, बैटरी लगेगी, तब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। ठीक है, एनोड पे कुछ जाएगा, कैथोड पे कुछ जाएगा। तो ये सारी बातें हम लोग हायर क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे एनोड कैथोड पे होता है। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना डिस्कस कर लो कि हाँ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। उसमें क्या, इस प्रोसेस में क्या होता है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्लोरीन मिलती है। ठीक है, क्लोरीन जो होती है एनोड पे होती है। ये बात ध्यान रखना, जो क्लोरीन गैस होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, क्लोरीन गैस होती है वो एनोड पे होती है। और जो हाइड्रोजन गैस होती है, एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड ऑन कैथोड। ठीक है, तो और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कहाँ होती है? कैथोड पे मिलती है। कहाँ पे मिलती है? कैथोड पे, अलॉन्ग विद NaOH। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो क्लोरीन है ये एनोड पे है। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है ना बैकग्राउंड में, ना चिल्लाते हैं यार, बच्चे परेशान कर लेते हैं मोहल्ले के।
ठीक है, चलो हम लोग कहाँ थे, हम लोग अपनी बात पे आते हैं। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि ये जो एनोड पे मिलेगा क्लोरीन गैस एनोड पे मिलेगी, और हाइड्रोजन गैस मिलती है, ये मिलती है कैथोड पे। कहाँ मिलती है? कैथोड पे। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। और आपका NaOH भी मिलता है कैथोड पे। ठीक है, तो कैथोड पे आपके दो प्रोडक्ट हो जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2। और ये जो क्लोरीन गैस होती है वो आपकी कहाँ मिलती है? वो एनोड पे मिलती है। ध्यान रखना ये बात। तो बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग बेसिकली प्रोडक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, लेकिन क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस उसके साथ में मिलती है, इसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट्स बेसिकली जो हम इंटेंशनली नहीं चाहते हैं, साथ में अपने आप मिल जाता है। जैसे हम लोग गेहूं निकालते हैं तो जो भूसा होता है वो बाई प्रोडक्ट होगा, अपने आप निकल आता है, तो उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, गाय भैंस को खिलाने में, उनके चारे के रूप में, उनके खाने के रूप में यूज होता है। समझ रहे आ रहे हैं कि नहीं? तो बेसिकली मेन जो प्रोडक्ट है हमारा कॉस्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्लोरीन और हाइड्रोजन एज ए बाई प्रोडक्ट यूज होता एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है। क्लोरीन आपकी एनोड पे आती है, कैथोड पे आपका हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, इसमें कोई झेलने वाली चीज़ नहीं है। और नोट जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें हम बता रहे हैं। आज का लेक्चर समझ गए, एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक एक चीज़ समझते चलो, हम बार बार समझाएंगे, आप समझ लीजिएगा। ठीक है ना? तो ये रिएक्शन है बेसिकली, सोडियम क्लोराइड जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं, बेसिकली सोल्यूशन होता है, तो ये वाटर सोडियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन गैस मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन का रिएक्शन क्या होता है या प्रोड्यूस कैसे करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ आपको याद होना चाहिए। अब देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन टुगेदर। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन एक साथ मिलते हैं, इसीलिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसीलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। देखो था यहाँ पे, तो समझ में ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन एक साथ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस क्लोरीन एंड हाइड्रोजन कैन कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अगर इस प्रोसेस में क्या करें, हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ कंबाइन हो जाएं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। ठीक है ना, पक्का? तो ये चीज़ इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इम्पॉर्टेंट भी है जितना भी ये अभी पढ़ाया है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे है बेटा लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है ना, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए वाइट डेलिक्वेसेंट कंपाउंड। तो ये व्हाइट कलर का डेलिक्वेसेंट कंपाउंड होता है, ये सब थोड़ा लर्निंग का प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हो गया। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी पता है। ठीक है, इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है जितने भी एसिड या बेस होते हैं वो हाई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, ये पता ही है आपको पहले से ही। ठीक है ना, तो वही है, ये भी तो एक बेस ही है ना। आपके बेस करोसिव नेचर के होते हैं तो ये भी करोसिव नेचर का होगा, इट इज करोसिव इन नेचर। इट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट। तो आपको पता है कि एसिड और बेस दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना, तो अब ये बेस जो भी वाटर सॉल्युबल बेस होगा, ये वाटर सॉल्युबल है तो आयंस प्रोड्यूस करेगा, तो पानी में भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। मोल्टन मतलब जब ये अपने लिक्विड स्टेट, मोल्टन मतलब हमने बताया था, मोल्टन मतलब ये अपनी खुद की प्योर लिक्विड स्टेट में। ठीक है, प्योर लिक्विड स्टेट बोलो प्योर NaCl। मोल्टन NaCl मतलब होता है प्योर NaCl, प्योर लिक्विड NaCl। ठीक है, लिक्विड NaCl, ध्यान रखना ये बात। और देखो यहां पे हमने जो लिया था प्रोडक्शन में एक्वस NaCl लिया था, आपको पता है अगर प्योर लिक्विड NaCl ले लेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है ना ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारा सोडियम मेटल बनेगा। जब आप मेटलर्जी या हायर क्लास में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, कि अगर यहाँ पे एक्वस NaCl ना हो, कुछ और हो जाएगा ना,
प्योर NaCl हो जाए, मोल्टन NaCl हो जाए, तो ये हमारा प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। अगला पॉइंट है आपका क्या, इट कैन इमल्सीफाई द फैट एंड ऑयल इन वाटर। तो ये एज इमल्सिफिकेशन के लिए यूज होता है फैट एंड ऑयल को वाटर में। फैट एंड ऑयल वाटर में मतलब क्या होता है, इमल्सीफाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के रूप में यूज करता है तो इमल्सन बना लेता है। इमल्सन मतलब ये क्या बोले जाए, इमल्सीफाई द फैट एंड ऑयल इन वाटर। तो जो फैट होता है उसको ट्रैप कर लेता है, या ऑयल को होता है ट्रैप कर लेता है वाटर में। अभी आपको इमल्सन आपने पढ़ा होगा ना सोप में, तो वही वाला इमल्सीफाई है ये। ओके, अब यूजेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज क्या क्या होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो इसका यूज सोप और डिटर्जेंट में होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में यूज होता है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। इट इज यूज इन द क्लीनिंग ऑफ मेटल सरफेस एंड ऑयल रिफाइनिंग। तो इसका हम लोग क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। ऑयल के दाग वगैरह हो जाते हैं तो उसमें हम लोग बेसिक लेते हैं, क्योंकि वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो बेस डालेंगे तो ये न्यूट्रलाइज होकर साफ हो जाएंगे, ठीक है। इट इज यूज इन द रिफाइनिंग ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है, एक ओर होती है एल्युमिनियम की, जिससे हम लोग एल्युमिनियम निकालते हैं। तो जो ओर पाई जाती है वो बॉक्साइट की ओर होती है। इसके बारे में ओर वगैरह क्या होता है, जो आगे का चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें बहुत डिटेल में बात होगी कि ओर क्या होता है, कैसे उससे मेटल निकाला जाता है, ठीक है। तो वहाँ हम लोग बात करेंगे। बस इतना समझ लो कि बॉक्साइट एक और होता है, उससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो एल्युमिनियम निकालने के लिए बॉक्साइट से हम लोग इसका यूज करते हैं, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, बाय केमिकल सेपरेशन मेथड। तो बहुत सारे सेपरेशन मेथड होते हैं, तो एक केमिकल सेपरेशन मेथड होता है, उसमें ये हम लोग बॉक्साइट की ओर से क्या निकालते हैं, एल्युमिनियम निकालते हैं बाय द यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ रहा कि नहीं, आई थिंक समझ गए होगे, एकदम क्लियर कट। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे क्या, वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये दूसरा कंपाउंड, पहला हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड अच्छे से समझ लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है। सोडियम क्लोराइड लिक्विड एक्वस सोडियम क्लोराइड का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, तब हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो उसका यूजेस देख लिया, उसका मेथड देख लिया, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे देखेंगे क्या कि वॉशिंग सोडा, ये अगला कंपाउंड है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है सोडियम, केमिकल नेम होता है इसका, जो वो होता है इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखो, डेकाहाइड्रेट मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेट, और डेका मतलब 10, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम होता है। इसका भी हम फॉर्मूला आगे देखेंगे, ठीक है ना। वैसे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और डेका मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल, तो यही हो गया Na2CO3.10H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर इसका बोला जाए फॉर्मूला, तो सोडियम Na2CO3.10H2O, ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अब देखो ये क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग, वही लेते हुए चलेंगे। Washing soda has cleaning property, so it is used in preparation of detergents to remove dirt, grease, oil etc. तो इसका हम लोग एज ए क्लीजनिंग एजेंट यूज करते हैं। तो इसको हम लोग डिटर्जेंट्स में यूज करते हैं ताकि ये डर्ट, ग्रीस और ऑयल के दाग हैं उनको हटाया जा सके, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो इसको भी हम लोग सोडियम क्लोराइड से ही प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग वॉशिंग सोडा को भी सोडियम क्लोराइड से ही ऑब्टेन करते हैं। इट कंटेन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O। समझ में आया कि नहीं। तो ये जो .10H2O होते हैं ये हमने ऑलरेडी बताया, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल है वाटर के जो क्रिस्टल के रूप में इसमें ट्रैप है। तो ये वाटर, ये देखो वॉशिंग सोडा का डायग्राम भी क्रिस्टल के फॉर्म में है।
ठीक है। सोडियम कार्बोनेट विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नोन एज सोडा एस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो ये तो हो गया आपका ये Na2CO3.10H2O, ये हो गया आपका क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोले तो वॉशिंग सोडा। और अगर खाली ये अगर ये लिखा होता क्या, Na2CO3, तो इसका नाम होता क्या, सोडा एस। ये कॉमन नेम है भाई जी, क्या है बेटा लोग, ये कॉमन नेम है। अगर वही लिखा सोडियम कार्बोनेट विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नोन एज सोडा एस, क्या नाम है इसका, सोडा एस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आई थिंक अभी सब क्लियर हो रहा होगा। इसको बोलते हैं हम लोग सोडा एस, ठीक है। और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस मतलब अब्सेंस ऑफ वाटर, हाइड्रस मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रेटेड मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर, एनहाइड्रस मतलब अब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। ये सोडा एस इसका कॉमन नेम हो गया। अभी समझ में आ रहा है? तो ये हो गया वॉशिंग सोडा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब ये प्रोड्यूस कैसे करते हैं, इसका प्रोडक्शन देखते हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखो लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात करें तो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, जो हमारे बिजनेस के लिए यूज आता है, जो हमारे प्रोडक्शन में बड़े बड़े जैसे अदर चीज़ें बनाने में यूज आते हैं, जो लार्ज अमाउंट में जो प्रोड्यूस की जाती है, बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ऑन लार्ज स्केल वॉशिंग सोडा इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस, देखो बहुत सही, या सोडा अमोनिया प्रोसेस। इंपॉर्टेंट लाइन है, मज़ेदार लाइन है कि जब अगर लार्ज स्केल पे आपको वॉशिंग सोडा बनाना है तो वॉशिंग सोडा बनाने को हम लोग बोलते हैं क्या, सॉल्वे प्रोसेस। ये बात ध्यान रखना, सॉल्वे प्रोसेस और सोडा अमोनिया प्रोसेस। तो अभी तक देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के प्रोसेस को क्लोरल्कली प्रोसेस बोलते हैं, और वॉशिंग सोडा बनाने को हम लोग सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं, या सॉल्वी प्रोसेस, जो भी आपको मतलब है बता सकते हैं, स्पेलिंग ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको यूज करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा आर फॉलोज। तो क्या क्या रॉ मटेरियल होते हैं हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो जरा देखो, वो है पहला आपका लाइम स्टोन। लाइम स्टोन आपका पता है क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको जो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से बनाया जाता है, CO2 से बनाया जाता है, ठीक है। अमोनिया NH3, ठीक है, एंड कॉमन सॉल्ट NaCl। तो NaCl का तो यूज होता है क्योंकि NaCl से हम लोग तो वो तो पढ़ ही रहे हैं। तो 3 रॉ मटेरियल है, लाइम स्टोन, अमोनिया एंड कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट बोले तो NaCl, ठीक है। तो अब देखो अब क्या बता रहा है, वॉशिंग सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस और सोडा अमोनिया प्रोसेस इन 3 स्टेप गिवन बिलो। तो 3 स्टेप लगते हैं इसको पूरा बनाने में। तो हम लोग 1 बाय 1 सारे स्टेप देखेंगे, और सारे स्टेप इंपॉर्टेंट है, आज का क्लास भी इंपॉर्टेंट है, और हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट। हम ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम उतना ही चीज़ पढ़ा रहे हैं जितना आपका NTSC या ओलंपियाड या आपके स्कूल सिलेबस में है, उससे ना तो कम ना उससे ज़्यादा, ओके। तो देखते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो पहला जो पॉइंट है कि हम लोग पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं, जिसका नाम होता है Na, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3, या सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज। तो अमोनिया गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज आर पास्ड थ्रू ब्रीन सोल्यूशन। ब्रेन सोल्यूशन मतलब NaCl का सोल्यूशन, थ्रू ब्रीन सोल्यूशन फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो ये बात, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जब सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन, ये एक्वस होगा, ब्राइन सोल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। इसको बार बार हम बता रहे हैं, ब्राइन मतलब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। अब इसमें हम लोग अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ब्राइन तो वाटर हमने क्यों लिखा, क्योंकि ब्राइन सोल्यूशन है तो वाटर का प्रेजेंस तो होगा ही होगा। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये देखो दिख नहीं रहा हो तो देख लो, ये NaCl है, दिस इज NaCl, दिस इज NH3 अमोनिया, ठीक है, मैं लिखे दे रहा हूँ NaCl, अगर नहीं दिख रहा है, ठीक है, NH3 अमोनिया, वाटर H2O, ठीक है, ये प्लस के साइन है क्योंकि इसमें थोड़ा ब्लर आया है, और दिस इज CO2 गैस। क्या है, CO2 गैस। तो NaCl में, ब्राइन में NaCl के सोल्यूशन में जब अमोनिया और CO2 गैस पास कराई जाती है
तब आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है ना, और अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक, ये तो बाई प्रोडक्ट हो गया हमारा। तो मेन यहाँ से हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ से कलेक्ट करते हैं पहले स्टेप में। ठीक है, जब NaCl या ब्राइन में हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन का मतलब ही NaCl प्लस वाटर, ओके, अमोनिया और CO2 गैस पास कराते हैं। और ये जो अमोनियम ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना है ना, ये स्पैरेंगली सॉल्युबल इन वाटर है, मतलब थोड़ा थोड़ा सॉल्युबल है। स्पैरेंगली मतलब बहुत कम, ना के बराबर सॉल्युबल है, थोड़ा थोड़ा सॉल्युबल है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग फिल्टर आउट कर लेते हैं। फिल्टर आउट मतलब इसको छान के हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अब हमारे पास देखो, पहले स्टेप में हमने क्या किया, NaCl, अमोनिया और CO2 की मदद से हमने सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लिया। ठीक है, उसको हमने छान के अलग निकाल लिया। अब हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया है। अब दूसरे प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, या दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग हीट करेंगे। हमें पता है सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट देता है, बेसिकली तो सोडा ऐश देता है। जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग हीट करेंगे तो हीट करने पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही, एक कंपाउंड एक से दो से ज़्यादा कंपाउंड में, एक से ज़्यादा कंपाउंड में टूट गया, तो उस जब डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, जब हीट करते हैं, बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। तो देखो, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का भी एग्जांपल हो गया फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि एक एक हर चीज़ आपकी रिलेट करती है। तो जब हीट करते हैं तो हमारा प्रोड्यूस होता है सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। तो इस तरह हमें क्या मिलता है, सेकेंड प्रोसेस में सोडा ऐश या सोडियम कार्बोनेट मिलता है। अब हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आ गया। पहले स्टेप में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, उसको हीट किया, तो सेकेंड स्टेप में हमको सोडियम कार्बोनेट आ गया। अब आता है थर्ड स्टेप। अब सोडा ऐश मिल गया, बोले तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिल गया। अब बोलेंगे लास्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम लोग मिलेगा क्या, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडा ऐश टू गिव वॉशिंग सोडा। अब हम लोग इसको क्रिस्टल बनाएंगे वाटर की प्रेजेंस में। जब हम सोडियम कार्बोनेट को, सोडा ऐश को वाटर की प्रेजेंस में ले जाएंगे और तो उसका हम लोग क्रिस्टल फॉर्म कराएंगे, तो हमारा क्या मिलेगा, हमको वॉशिंग सोडा मिलेगा। तो फाइनली हमका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडा ऐश इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड रिक्रिस्टलाइज्ड। अब ऐसा नहीं कि डाल दिया रिक्रिस्टलाइज हो गया। ठीक है, ये हमें एक प्रोसेस होता है, केमिकली एक पूरा इक्विपमेंट होता है, उसमें हम लोग इसके क्रिस्टल बनाते हैं। एंड रिक्रिस्टलाइज टू गेट हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, और इसी हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, विच कंटेन्स 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हो गया हमारा फाइनली क्या, सोडियम वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का फार्मूला। और ये हो गई इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन की, सोडियम कार्बोनेट का वाटर से रिएक्शन कराएंगे, वाटर के साथ उसका क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा सोडा ऐश। तो वॉशिंग सोडा। तो 3 स्टेप में हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले स्टेप में हम लोग क्या बनाते हैं, पहले स्टेप में हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, बोले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरे स्टेप में हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, एंड तीसरे स्टेप में हम लोग उसी सोडियम कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट .10H2O बनाते हैं। बेसिकली उसी को ही हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा समझ में आ गया होगा। बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस समझते चलो। ठीक है बेटा लोग, अब हम लोग बस हमने पढ़ लिया, अब इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देख रहे हैं। अब ये तो आपको याद करने में है, आसानी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा क्या क्या है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा इज एन ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जैसे चीनी नहीं होती है वैसा होता है। ठीक है ना। एंड फिर बोल रहे हैं इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर टू गिव एल्कलाइन सॉल्यूशन। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं सॉल्युबल होता है, स्पेरेंगली सॉल्युबल होता है, और ये जो सोल्यूशन होता है ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, इट हैज क्लीजनिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू द इमल्सिफाइंग नेचर। तो ये क्लीजनिंग प्रॉपर्टी ये एज ए डिटर्जेंट में यूज होता है, क्योंकि ये इमल्सिफाइंग नेचर का होता है, इमल्सन बना लेता है वाटर, जब सोप के साथ उसके गंदगी के साथ कंबाइन करता है। ठीक है ना। ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर, ये अगेन इंपॉर्टेंट है,
ये अगेन लाइन बहुत ज़्यादा ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, सही बता रहे हैं कसम से, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। तो वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जब इसको एयर में एक्सपोज करते हैं, रख देते हैं, इट लॉसेस 9 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टल, ये 9 वाटर मॉलिक्यूल। अब कहते क्यों, अब इस क्यों का जवाब नहीं है, लेकिन जब ये देखा गया है कि इसको जब हम एयर में रख देते हैं, किसको, वॉशिंग सोडा को, ये 10 वाटर मॉलिक्यूल की जगह 9 लूज कर देता है और खाली 1 बचता है, 9 ये वेपराइज हो जाता है, वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है। अब ये जो होता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रेट मतलब एक वाटर में, मोनो मतलब एक, हाइड्रेट मतलब वाटर, ठीक है। तो जब भी हम लोग एयर में एक्सपोज करेंगे वॉशिंग सोडा को तो 9 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, हमारे पास बनेगा व्हाइट पाउडर, किसका, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, अगर इसको हम हीट करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको हीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात, जब हीट करेंगे तो जो सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारा फिर से हमको सोडा एस मिल जाएगा, या ठीक है, या सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस मिल जाएगा, और 10 वाटर मॉलिक्यूल थे वो सारे के सारे वेपराइज हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा CO2 गैस इज प्रोड्यूस, दिस रिएक्शन इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, ये बात नाम से ध्यान रखना। डीकार्बोक्सिलेशन बेसिकली क्या होता है, ये आप अभी नहीं, हम बाद में कभी बताएंगे हायर क्लास में, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना अगर याद रखना चाहो तो ये मेन कि इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली सोडियम कार्बोनेट आपका जब एसिड से रिएक्ट कराता है तो सोडियम सल्फेट देता है, CO2 देता है और वाटर। ये रिएक्शन आपने पढ़ी है कहाँ पे, व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी आपने पढ़ी है, फिर रिएक्शन रिपीट हो रही है। अगेन सोडियम कार्बोनेट जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो बैलेंस रिएक्शन है सारी, हम बैलेंसिंग करवा चुके हैं, बता चुके हैं पहले चैप्टर में, अगर आपको नहीं आता तो वो पहले लेक्चर क्लियर करो, ठीक है। फिर उसमें बनेगा हमारा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, CO2 वाटर। तो बेसिकली जब कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते थे तो हमको मिलता था सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। तो ये वही है रिएक्शन, फिर से रिपीट हो गई है, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो ये ध्यान से अच्छे से कर ले जाओगे। अब वॉशिंग सोडा के हम लोग क्या देख लेते हैं, वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या क्या है, ठीक है, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो देखो वॉशिंग सोडा इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, ये तो हमने पहले ही बता दिया था, हेडिंग जब शुरू की थी तभी, तो डिटर्जेंट में इसका यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। एंड इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड पेपर, ग्लास पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में। एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरॉक्स एंड कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा आपको पता ही है, और बोरॉक्स भी एक कंपाउंड होता है, उसका भी इसमें यूज होता है, उसको बनाने में भी इसका यूज होता है, ठीक है। और ये बोरॉक्स जो है, बोरॉक्स भी आपका एक केमिकल कंपाउंड होता है, बेसिकली जो क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। तो अगर बोरॉक्स का हम लोग फार्मूला देखें तो आपको याद नहीं करना, हम बता दे रहे हैं आपको। बोरॉक्स का फार्मूला होता है आपका Na2, ठीक है, ब्रैकेट में B4O5 OH का होल 4, देखो थोड़ा अजीब फार्मूला, OH का होल 4 डॉट 8H2O, ठीक है। इसका केमिकल नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम भी है, इसको बोलते हैं सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। अब इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है तुम्हारा, ये ऐसे बता दिया तुम्हारा जनरल के लिए, या बोरेक्स। तो ये भी, इसका भी यूज होता है क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, दाग धब्बों के रूप, दाग धब्बे हटाना, स्टेन हटाना, ठीक है। तो ये भी एक मतलब बोरॉक्स भी इसी से यूज किया जाता है, इसी से बनाया जाता है वॉशिंग सोडा से, और कॉस्टिक सोडा आपको पता ही है उसको भी इससे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये बातें हमें क्लियर हो गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे हमारा जो कंपाउंड है, अगला थर्ड कंपाउंड है बेकिंग सोडा, बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का भी अभी नाम सुने हम लोग, सॉल्वे प्रोसेस कहाँ में, वॉशिंग सोडा में। तो सबसे पहले हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट ही बनाते थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सेम सोडा, उसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो
बेकिंग सोडा बनाने का आपको प्रोसेस हम बता चुके हैं। पहला मेथड, पहला स्टेप बेकिंग वॉशिंग सोडा बनाने का, जिसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड के साथ अमोनिया मतलब ब्राइन के साथ अमोनिया और CO2 को पास कराते थे। देखो वही स्टेप है, बिल्कुल वही स्टेप है ना बच्चा लोग, तो वो याद कर लो। बेसिकली अब इसमें भी भाई प्रोसेस वही है, तो इसको भी सॉल्वे प्रोसेस या सोडा अमोनिया प्रोसेस इसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्वे प्रोसेस इसको भी बोलेंगे क्योंकि ये स्टेप वही है। फर्स्ट स्टेप को ही हम लोग बेसिकली सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर अब देखो ये हमको याद करने का ज़रूरत नहीं है, इससे पहले ही हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो चलो देख लेते हैं, आसान है, समझ में ही आ रहा है कि वी आर फैमिलियर विद बेकिंग सोडा, इट इज़ यूज्ड फास्टर कुकिंग ऑफ फूड एंड ऑल्सो इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। तो हमें पता है बेकिंग सोडा हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कुकिंग में यूज करते हैं ताकि खाना जल्दी बने, और एक बेकिंग पाउडर आता है उसको बनाने में भी इसका यूज करते हैं। आपको पता है बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चलो आगे बात करेंगे इसके बारे में। अभी हम देख लेते हैं इसके प्रोडक्शन के बारे में, कैसे बनता है प्रोडक्शन, मतलब ये कैसे बनता है। तो ये हमें ऑलरेडी पता है, हम लोग अभी प्रीवियसली डिस्कस किए थे। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस और बाय सोडा अमोनिया प्रोसेस। तो ये प्रोसेस हमें पता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज आर पास्ड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज इज पास्ड थ्रू ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन मतलब NaCl प्लस वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही बताया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। तो बस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग बेकिंग सोडा या सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम होता है। साथ में हमें बाई प्रोडक्ट में के रूप में मिलता है अमोनियम क्लोराइड, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ये भी वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हो। स्पेरेंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर में इनसॉल्युबल होता है या बहुत जरा सा ना के बराबर सॉल्युबल होता है। ठीक है, आगे लिखा है एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इज स्लाइटली एल्कलाइन, मतलब जो बेकिंग सोडा का एक्वस सोल्यूशन होता है, पानी का सोल्यूशन होता है, वो स्लाइटली एल्कलाइन, हल्का सा एल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिकली बेसिक नेचर का होता है। ठीक है ना। ऑन हीटिंग इट गेट्स डिकम्पोज टू गिव, अब देखो इसकी हीटिंग प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो ये सोडियम बाई कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और CO2 और H2O गैस मिलता है। तो इसकी हीटिंग प्रॉपर्टी हमें पता है। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ें। देखा ना, हमने हमेशा कहा एक रिएक्शन बार बार आएगी, बार बार आप वो रिएक्शन को पढ़ोगे ताकि आपको याद हो जाए। तो बस रिलेट करना जानो तो ज़्यादा याद करना नहीं पड़ेगा, एक ही रिएक्शन आपकी बार बार यूज हो जाती है। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के यूज क्या है। इट इज यूज कॉमन एंटासिड, एंटासिड मतलब पेट में जो एसिडिटी हो जाती है इसको रिमूव करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का भी यूज करते हैं। एक और एंटासिड बहुत पॉपुलर है, क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ध्यान रखना, जब हमने इसी चैप्टर में आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में बताया है, जब एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोले तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टोमक। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर बाय एडिंग साइट्रिक एसिड और टाइट्रिक एसिड इन इट। आजकल तुम लोग घर में खाना बन रहा होगा, लॉकडाउन चल रहा है तो खूब सारी रेसिपी बन रही होंगी, तो ये रेसिपी में ध्यान रखना कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का यूज होता है। तो देखो, बेकिंग पाउडर इज डिफरेंट थिंग एंड बेकिंग सोडा इज डिफरेंट थिंग। बेकिंग सोडा आपका प्योर सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, NaSCO3 होता है, जबकि जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें हम लोग साइट्रिक एसिड या टार्टरिक एसिड मिला होता है, मिक्सचर होता है। अब मार्केट में जाएंगे तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर आपको अलग अलग कंटेनर में मिलेगा और अलग बोल के। अब ये नहीं आप बेकिंग सोडा लेने जाओगे तो बेकिंग पाउडर एक अलग चीज़ है, बेकिंग सोडा इज अलग चीज़ है। बेकिंग सोडा आपका प्योर सोडियम बाई कार्बोनेट है और बेकिंग पाउडर बेसिकली बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट और साइट्रिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। ठीक है ना। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक्स। तो इसका यूज कहाँ होता है, बेकिंग सोडा का, जो सोडा वाटर नहीं आती, सोडा की बोतलें आती हैं, ठीक है, या कोल्ड ड्रिंक में इनका यूज इसमें होता है। ठीक है ना। इट इज़ यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर टू इंस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है कि हम लोग सोडियम बाई कार्बन बेकिंग सोडा को जब हम लोग हीट करेंगे तो CO2 बनेगी और CO2 हमारी आग बुझाने में काम आती है। तो इसका हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं ताकि तुरंत CO2 गैस प्रोड्यूस की जा सके। ठीक है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, सारे कंपाउंड इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। आज का लेक्चर ही इंपॉर्टेंट है, सब एक एक चीज़ इसीलिए बहुत आराम स्लोली एक एक चीज़ क्लियर करते हुए आपको हम बता रहे हैं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ये पॉइंट देख लेते हैं।
इसका मतलब क्या है, चलो पढ़ लेते हैं फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो देखो इसका मतलब है द बेकिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग साइट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड ऑफ बेकिंग सोडा। तो ये बता चुके हैं कि बेकिंग पाउडर में हम, बेकिंग पाउडर का मतलब होता है बेकिंग सोडा प्लस साइट्रिक एसिड। बेकिंग पाउडर का मतलब होता है बेकिंग सोडा प्लस साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? साइट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक एसिड इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये हमारे जनरल लाइफ में यूज होता है, हमारे किचन में अवेलेबल होता है। इसी को ही बोलते हैं हम लोग क्या? बेकिंग पाउडर। इस मिक्सचर को ही बोलते हैं हम लोग बेकिंग पाउडर। ओके, तो वही आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इफ सिंपल बेकिंग सोडा इज हीटेड, अगर सिंपल बेकिंग सोडा हीट किया जाएगा, ठीक है, NaSCO3 को हीट किया जाएगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट विच इज बिटर इन टेस्ट। तो अगर खाने में मान लो इसको बना मिला देंगे, तो अब इसमें ये क्या हीट करने के बाद सोडियम कार्बोनेट बनाएगा या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तुम्हें पता है ये दोनों कड़वे नेचर के होते हैं। और अगर हम लोग इसको केक वगैरह खाने में मिला देंगे तो खाना हमारा कड़वा हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल कॉज द बिटर टेस्ट ऑफ केक, इसीलिए केक कड़वा हो जाएगा। इसलिए केक में कभी भी आप बेकिंग सोडा नहीं मिलाते हैं, बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। या फिर इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसमें वही लिखा, टू प्रिवेंट द बिटर टेस्ट साइट्रिक और टाइट्रिक एसिड इज एडेड टू इट। द साइट्रिक एसिड एंड टाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम मतलब जो भी सोडियम कार्बोनेट हीट करने बना होगा, तो ये टार्ट्रिक या साइट्रिक एसिड है, उसके साथ रिएक्ट करके, ठीक है, क्या बना लेगा? सोडियम का सॉल्ट बना लेगा, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, एसिड के साथ कार्बोनेट की रिएक्शन क्या बनेगा? सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जो सॉल्ट होता है वो बिटर नहीं होता, विच इज नॉट इन बिटर इन टेस्ट, रेदर प्रोवाइड्स गुड टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ केक। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये होता है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर और साइट्रिक एसिड का कॉन्सेप्ट। क्यों खाने में हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, बेकिंग सोडा यूज नहीं करते हैं। अभी समझ में आ गया? तो ये देखो, ये सब डेली लाइफ से रिलेटेड है, ये सब आपके एप्लीकेशन है डेली लाइफ के, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग अगला कंपाउंड पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका बारे में आप जानते होंगे ऑलरेडी और सुना भी होगा, तो इसके बारे में आज जान भी लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकली नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फार्मूला होता है CaOCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो यही देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग गहन डिस्कशन करेंगे आज। तो ब्लीचिंग पाउडर इज केमिकली एक क्लोरीन रिलीजिंग कंपाउंड। ब्लीचिंग पाउडर एक कंपाउंड है जो क्लोरीन रिलीजिंग कंपाउंड होता है, बेसिकली क्लोरीन रिलीज करता है। ठीक है ना? दिस रिलीज क्लोरीन कॉज ब्लीचिंग। तो ये जब क्लोरीन रिलीज करता है, इसी का रीजन है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का रीजन है क्योंकि ये क्लोरीन रिलीज करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका आप देख लेते हैं हम लोग प्रोडक्शन। ठीक है, क्या क्या प्रोडक्शन कैसे होता है? ऑन लार्ज स्केल ब्लीचिंग पाउडर कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय हेजन्स क्लेवर मेथड। ध्यान रखना, देखो इसका, इस मेथड को क्या बोलते हैं? हेजन्स, HASENCCLEVER, हेजन्स क्लेवर मेथड, CLVER मेथड मतलब मेथड। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाय पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब क्लोरीन गैस पास करते हैं तो हमारा क्या बनता है? तो हमारा बनता है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया बेसिकली, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन हो गई प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस जब कंबाइन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में वाटर बनता है। इसी को ही हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अब लिखा है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। एज सून द ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड इट शुड बी पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर। जब भी आपका ब्लीचिंग पाउडर जब प्रोड्यूस हो जाए, बन जाए, तो इसको एयर टाइट कंटेनर में हम लोग पैक कर देते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आपका, अदरवाइज
द क्लोरीन विल रिलीज्ड एंड द ब्लीचिंग एक्शन विल बी रिड्यूस्ड। अब क्योंकि क्लोरीन की ही वजह से ब्लीचिंग एजेंट ब्लीचिंग एक्शन आता है उसमें। अब अगर वाटर में खुले में रख देंगे ना, सॉरी वाटर में बता रहे हैं, खुले में एयर में रख देंगे तो क्लोरीन जो उसमें ट्रैप है वो रिलीज हो जाएगी। अब वो रिलीज हो जाएगी तो जो आपका ब्लीचिंग पाउडर वो कमज़ोर हो जाएगा, बेसिकली ब्लीचिंग जो ब्लीचिंग एक्शन है वो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का। अब अगला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ येलोइश वाइट पाउडर, तो ये थोड़ा येलोइश वाइट पाउडर होता है। इसमें क्या की स्मेल आती, क्लोरीन की स्मेल आती है, हैविंग स्मेल ऑफ क्लोरीन। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीज इन हॉट वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल होगा, और अगर इसकी सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा बढ़ानी है तो वाटर हम लोग हॉट कर देंगे या गर्म कर देंगे तो ये वाटर में और ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर, ये क्यों क्लोरीन रिलीज करता है ये बात देख लेते हैं। ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर इट लॉसेस क्लोरीन ड्यू टू रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करते हैं, जब इसको एयर में हम लोग रखते हैं तो ये जो एटमॉस्फेयर में जो एयर में CO2 गैस है उससे रिएक्ट करा के कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं और क्लोरीन गैस रिलीज करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग एयर में नहीं रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर रखिएगा। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और एक छोटी छोटी चीज़ मेरे लेक्चर में अवेलेबल है। इसके नोट्स जरूर बनाइएगा, एक एक चीज़ लिखिएगा, और इसके बाहर मैं गारंटी देता हूँ 99.99% बाहर का नहीं आएगा। ठीक है, पक्का ना? 99.99% बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विद, एक मिनट इसको हटा दें, हाँ, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड देन द रेट एट विच क्लोरीन इज रिलीज इंक्रीज। मतलब ये क्या कह रहे हैं, जब ब्लीचिंग पाउडर को डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक, द रेट विच क्लोरीन रिलीज इनकी, जो क्लोरीन निकलती है जिस रेट से वो रेट इंक्रीज हो जाता है और तेज़ी से निकलने लगती है। ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जब इसके एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड इसमें बनता है और क्लोरीन गैस जो निकलती है काफ़ी तेज रेट से निकलती है। तो अगर ज़्यादा तेज़ी से हमें क्लोरीन गैस चाहिए होगी तो हम लोग ये एसिड में मिला देंगे। ठीक है ना? और वाटर तो निकलते ही निकलता है। सिमिलरली अगर सेम वही एसिड वाला ही प्रॉपर्टी इसमें भी लगेगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाते हैं तो हमारा सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन गैस प्लस वाटर बनता है। ये सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ऊपर वाली ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ी, और ये वाली तो सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन की है। ठीक है ना? अब हम लोग मेन देखते हैं यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या यूज होता है, इंपॉर्टेंट है, सब पता है, आप याद कर लोगे। पेपर और कॉटन इंडस्ट्री में यूज होता है इसका ब्लीचिंग ऑफ, मतलब पेपर का ब्लीचिंग में और कॉटन के ब्लीचिंग में यूज होता है। प्रिपरेशन ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज इट इज ए सोर्स ऑफ क्लोरीन, क्योंकि इससे क्लोरीन प्रोड्यूस होती है और क्लोरीन हमारे बहुत सारे चीज़ों को यूज करने में या बहुत सारे कंपाउंड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में यूज होता है, इसीलिए उसका भी इसमें यूज होता है। ठीक है। ब्लीचिंग ऑफ वुड एंड पल्प एंड लिनेन, तो आपका पल्प इंडस्ट्री में, पेपर की इंडस्ट्री में उसका ब्लीचिंग करने में यूज होता है। ठीक है। ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड क्लॉथ्स, तो कपड़ा इंडस्ट्री में कॉटन और क्लॉथ के ब्लीचिंग में यूज होता है। स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो जो पानी वाला पीने वाला पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए, तो उसको स्टेलाइज करने के लिए, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है ना? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड वीडसाइड्स, मतलब जो कीड़े मकोड़े और जो बेसिकली फसल खराब होने में जो इंसेक्ट्स वगैरह लग जाते हैं उनको मारने की जो दवाई होती है, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं या वीडसाइड्स होते हैं, उसको बनाने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो ये होगा इसके यूजेस। अब देखते हैं ये क्या है आपका, ये पॉइंट लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली बता रहा है ब्लीचिंग ऑफ फाइबर्स, जो आपके क्लॉथ होते हैं उनकी ब्लीचिंग होती कैसे है, इंपॉर्टेंट है। टेक द रिक्विसाइड अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर, एक बर्तन में पानी के साथ उसमें जितना ज़रूरत हो थोड़ा सा अमाउंट में हम लोग क्या ले लेंगे, ब्लीचिंग पाउडर ले लेंगे। डिप द फैब्रिक ऑफ दिस सोल्यूशन ऑफ सम टाइम, इसमें जो भी कपड़े हैं, फैब्रिक है, उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए इस सोल्यूशन में डाल देंगे। द ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद वाटर टू रिलीज क्लोरीन, जैसे ही ये वाटर से रिएक्ट करता है तो क्लोरीन रिलीज करता है। दिस क्लोरीन ब्लीचेज द फैब्रिक, और ये क्लोरीन जो है उस फैब्रिक को ब्लीच कर देती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ क्लोरीन
बिकम एक्सेस, अगर ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन रिमूव होगा निकल रही है, ठीक है, या ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही, इट कैन रिमूव बाय यूजिंग एंटी क्लोर सोल्यूशन सच एज सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन है तो इट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग एंटी क्लोर सोल्यूशन, तो एंटी क्लोर सोल्यूशन से, सोल्यूशन की वजह से ये रिमूव हो जाएगा, जैसे सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन, अगर ज़्यादा क्लोरीन आ जाएगा तो सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा। आफ्टर सोकिंग द फैब्रिक इन ब्लीचिंग पाउडर दीज शुड बी रिंसेड विथ फ्रेश वाटर, जब कुछ समय बाद ये फैब्रिक ब्लीचिंग पाउडर को सोक कर लेगा, अंदर अपने आप रख लेगा, मतलब खींच लेगा, ठीक है, अब्जॉर्ब कर लेगा, अदरवाइज तो इसको हम लोग क्या करेंगे, धो देंगे वाटर से, फ्रेश वाटर से। अदरवाइज क्लोरीन कैन हार्म द फैब्रिक, अगर ज़्यादा देर धोएंगे नहीं तो ये जो क्लोरीन है ये फैब्रिक खराब कर सकती है, हमारा कपड़ा खराब कर सकती है। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो ये ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है, क्योंकि जो क्लोरीन होती है वो आपकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करती है, तो फैब्रिक को ऑक्सीडाइज कर देती है, ठीक है। पक्का तो समझ में आ गया, तो कैसे ये कपड़ों का ब्लीचिंग एजेंट, कैसे ब्लीचिंग पाउडर उस पर वर्क करता है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलो अब अगला कंपाउंड हम लोग देखते हैं, क्या इम्पॉर्टेंट है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने इसका नाम सुना होगा पीओपी का, कहाँ पे इसका नाम सुना होगा आपने, जब आप प्लास्टर कराने जाते हैं, आपके घर में पुताई होती है उसमें भी यूज है। इसमें हम लोग दो चीज़ें देखेंगे, जिप्सम पहली और दूसरी देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जरा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पीओपी का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो कॉमन नेम, केमिकल नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट मतलब आधा पानी, ठीक है। तो अगर इसका केमिकल फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हेमीहाइड्रेट मतलब आधा, हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब वाटर, तो CaSO4.1/2H2O ये पीओपी या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या लिखा है, नाउ डेज दिस इज वेरी कॉमन इन यूज लाइक डेकोरेशन ऑफ वॉल्स, जो वॉल्स में यूज होता है, आप नहीं होती पुट्टी करानी, पीओपी करानी है तो वॉल्स में यही पीओपी होती है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2H2O, ठीक है। तो वॉल्स और सीलिंग का जो लोग पीओपी कराते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कराते हैं, ये यही होता है। सो वी ऑल हैव सीन दिस वाइट पाउडर, हमने देखा है, हमारे घर में आता भी है। केमिकली द पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो केमिकली इसका नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। प्रोडक्शन देखते हैं कैसे प्रोड्यूस होता है, ये इसका प्रोडक्शन देखते हैं। तो देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी प्रिपेयर्ड कंट्रोल्ड हीटिंग ऑफ जिप्सम स्टोन, तो जो जिप्सम स्टोन होते हैं उनकी कंट्रोल्ड हीटिंग कराई जाए। कंट्रोल्ड हीटिंग मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, ठीक है। अगर उसकी जो जिप्सम होता है, जिप्सम से बनता है आपका पीओपी, इतना ध्यान रखना बस, ये इंपॉर्टेंट है कि जिप्सम से आपका बनता है पीओपी। जिप्सम को जब हम लोग हीट करते हैं 100 डिग्री से, जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ठीक है, ओके, CaSO4 डॉट 2H2O। 100 डिग्री सेल्सियस जब हीट कराते हैं तो हमारा बनता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट 1/2H2O प्लस जो बाकी जो 1.5 मॉलिक्यूल 1.5 मॉलिक्यूल वाटर है वो वेपराइज होता है, हो जाते हैं, ठीक है, पक्का। ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ठीक है। इफ द टेम्परेचर गोज अबव, अगर 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर करें तो क्या हो जाएगा, बताओ सर क्या कर लोगे, तो बेटा कुछ नहीं हो जाएगा, जो बचा हुआ आधा वाटर मॉलिक्यूल है वो निपट जाएगा, वो चला जाएगा, ठीक है। देन ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट, वी गेट डेड बर्न प्लास्टर विच डू नॉट हैव सेटिंग प्रॉपर्टी। अगर और ज़्यादा गर्म कर देंगे तो सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएगा, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी होगा, लेकिन इसको बोलेंगे डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस या डेड बर्न्ड प्लास्टर बोलेंगे। कारण क्या है, अब इसमें सेटिंग प्रॉपर्टीज नहीं रहती। सेटिंग मतलब सेट करना, जुड़ जाना, वहीं पे लगा दो तो लग जाना, चिपके रहना, सेटिंग प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। CaSO4 इसका कोई यूज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कंट्रोल्ड हीटिंग कराई जाती है। ये भी रिएक्शन जिप्सम को अगर ओवर 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हीट कर देंगे तो डेड बर्न्ड प्लास्टर मिलेगा, ठीक है ना।
As soon as the plaster of Paris is ready, it should be stored and packed in airtight container because it is very sensitive air and moisture. By absorbing moisture, it set into solid hard mass which cannot be remolded. अब देखो क्या होता है ना, अगर जैसे ही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर पीओपी तैयार हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, बहुत सेंसिटिव होता है वाटर को लेके, मॉइस्चर को लेके। एयर में जो मॉइस्चर होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और ये क्या हो जाता है, एकदम मोल्ड सॉलिड हो जाता है। फिर उसको दोबारा हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग जो सेट करते हैं या रखते हैं एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं जब पीओपी हमारा तैयार हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट इज ऑफ वाइट अमॉर्फस पाउडर। अब देखो वाइट में भी बहुत सारे शेड होते हैं, तो ऑफ वाइट एक तरह का होता है, एकदम क्लीन वाइट पाउडर होता है, ठीक है। अब ऑफ वाइट, ऑन वाइट, पता नहीं कौन कौन से वाइट होते हैं, वो अब लड़कियों को ज़्यादा आइडिया होगा कि वाइट के भी कितने शेड होते हैं, ठीक है। लेकिन आप ऑफ वाइट ना बोले तो वाइट बोल दो, वाइट अमॉर्फस पाउडर होता है। इट इज़ सोपी इन टच, सोपी टच का होता है। हीटिंग, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड मास, जब इसको हीट कर देंगे तो ये सॉलिड मास बन जाएगा, ठीक है ना, सॉलिड मास एकदम सॉलिड तरीके का हो जाएगा। इट इज़ स्पेरेंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत कम सॉल्युबल। स्पेरेंगली सॉल्युबल मतलब बहुत कम सॉल्युबल है या बहुत नेग्लेक्ट सॉल्युबल है, स्मॉल अमाउंट सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। अब इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर रख देंगे ना, और ये क्या करेगा, मॉइस्चर कहीं से मिल गया या वाटर इसको कहीं से मिल गया, तो वाटर को अब्जॉर्ब करके ये फिर से जिप्सम में बन जाएगा। और जिप्सम आपका एक सॉलिड हार्ड मास होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, सॉलिड हार्ड मास होता है, तो वही जिप्सम बना लेगा सॉलिड हार्ड मास। तो वही बोलेगा बाई अब्जॉर्बिंग मॉइस्चर इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड इट सेटल्स इनटू सॉलिड हार्ड मास, जो कि होता है जिप्सम, ठीक है। CaSO4 मतलब POP आपका वाटर से जब रिएक्ट कराएगा तो सॉलिड हार्ड मास बना लेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग जिप्सम, ठीक है। तो जिप्सम और POP में डिफरेंसेस समझ गए, कैसे जिप्सम से POP बनेगा, कैसे POP से जिप्सम बनेगा, दोनों चीज़ें आपको पता चल गई। अब हम लोग क्या करते हैं, POP के यूजेस देख लेते हैं, इसके यूज क्या क्या हैं दुनिया में, ठीक है। तो देखते हैं यूजेस ऑफ POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो नाउ डेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ POP इज इन द सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। तो जो बोन में होता है ना, वो POP ही लगाई जाती है, और फिर जब उसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं मॉइस्चर में, तो वो क्या करता है, मॉइस्चर में छोड़ देते हैं तो वाटर अमाउंट जो होता है उसको मॉइस्चर को कंबाइन करके तो क्या करता है, जिप्सम बना लेता है, हार्ड एंड सॉलिड। कहते हैं नहीं, हाथ जोड़ते हैं तो थोड़ी देर में एकदम सॉलिड हो जाता है, फिर उसको काटना पड़ता है प्लास्टर। बेसिकली लगाते तो POP हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो जिप्सम बन जाता है, ठीक है ना। तो फ्रैक्चर्ड बोन्स में भी ये POP का सबसे ज़्यादा यूज होता है। एज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट शोज क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन में चारों तरफ ये एक्सपेंड करने लगता है। सो इट्स प्लास्टर कीप्स द बोन्स ऑन देयर प्रॉपर प्लेस एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसलोकेशन। बेसिकली क्या होता है, ये तो पहले जो POP लगाते हैं वो तो सॉफ्ट होती है, सोपी होती है। जब ये मॉइस्चर कंबाइन कर लेता है या वाटर मॉलिक्यूल इसमें मिल जाती है, तो क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम बढ़ा देते हैं और ये एकदम बहुत सॉलिड हार्ड बन जाता है, एकदम बोले क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब चारों तरफ एक्सपेंड करता है, एकदम सॉल्ड पैकिंग हो जाती है। इसकी वजह से जो हमारी हड्डी रहती है वो बिल्कुल मतलब एकदम जुड़ी रहे, एकदम बिल्कुल डिसलोकेट ना हो अपनी जगह से। इसीलिए हम लोग POP का यूज करते हैं, समझे, क्योंकि ये प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिसलोकेशन, मतलब अपनी जगह से लोकेशन उसकी हटे ना, क्योंकि अगर अलग हट गई तो गलत तरीके से हड्डी जुड़ जाएगी, और अगर गलत हड्डी जुड़ गई फिर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। आगे देखो, इट इज़ यूज इन मेकिंग ऑफ डस्टलेस चाक। जो डस्टलेस चाक नहीं आजकल चलती है, थोड़ी महंगी आती है, उसमें डस्ट नहीं निकलता, गंदा नहीं होता हाथ, तो डस्टलेस चाक में भी यूज होता है इसका बनाने में। मतलब इट इज़ यूज इन द एयर टाइट पैकिंग। एयर टाइट पैकिंग में भी इसका यूज होता है, क्योंकि आसपास लगा देंगे तो एकदम टाइट हो जाएगा, क्योंकि जानते ही हो एक्सपेंड कर जाएगा, सॉलिड हो जाएगा एकदम, तो एयर भी पास नहीं करेगी। इट इज़ यूज इन द कास्टिंग ऑफ स्टैचूज। स्टैचू बनाने में भी यूज होता है। इट इज़ यूज इन द डिज़ाइनिंग ऑफ फायर प्रूफ मटेरियल्स लाइक फायर प्रूफ फैब्रिक्स, ठीक है। तो इसका फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में यूज होता है, जो फैब्रिक वगैरह होते हैं उसमें, ठीक है ना। एंड अगली है क्या, इट इज़ यूज इन द
डेकोरेशन ऑफ सीलिंग एंड वॉल्स, सीलिंग और वॉल्स बनाने में यूज होता है। इट इज यूज इन द डेंटल डिजाइनिंग, ठीक है, डेंटल डिजाइनिंग, जो दांत डिजाइन किए जाते हैं ना, नकली दांत, तो उसकी डिजाइन को बनाने में भी इनका यूज होता है, ध्यान रखिएगा। एंड इट इज यूज इन द सीमेंट टू डिले इट्स सेटिंग टाइम, ये सीमेंट में यूज होता है उसकी सेटिंग टाइम को डिले करने के लिए, कि थोड़ी देर में सेट हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया आपके पीओपी के बारे में। ये आपका जो था बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज, क्योंकि आज हमने सब कुछ सीख लिया है, जो भी उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे, सॉल्ट्स थे, वो हमने सीख लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेज, उनका प्रोडक्शन, सब कुछ सीख लिया। और आज का लेक्चर आपका थोड़ा लंबा खिंच गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा, तो आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। जिसने नहीं पढ़ा है पूरा जाके पीछे पढ़े और एक एक चीज़ तैयार कर रहे, एक एक चीज़ नोट्स बनाए, ठीक है। तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा है, लेकिन आखिरी था, अगर हम खींचते तो बहुत, हम खींचना नहीं चाह रहे थे। तो ये हमारे इतने 9 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो गया। बहुत डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ाई है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आराम से पढ़ें, आराम से क्वेश्चंस लगाएं, जो भी आपके बुक हो, जो भी आपका असाइनमेंट हो, सब आप लगाने का कोशिश करें और आराम से करें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।